गुड मॉर्निंग आपको। देखो बच्चों, कल अपना जो क्लास था उसमें चल रहा था अपने संघवाद क्या है। संघवाद के बारे में आपने संघवाद का अर्थ क्या होता है, बेल्जियम और श्रीलंका की व्यवस्था के बारे में कि उन्होंने कैसे संघवाद की स्थापना की उसके बारे में बड़ा आपने देखा समझा। इसके बाद में आपने संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, संघवाद की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। फिर आपने देखा कि संघवाद के कितने जो आपके कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, तो आपने उसमें देखा कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो ये कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों को लेकर के सहमति होना। दूसरी बात ये भी देखा कि जो आपके विभिन्न स्तरों की सरकारों में आपसी भरोसा होना कि एक दूसरे पर भरोसा करेंगे कि हर स्तर की सरकार अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगी। ये बातें आपने देखी। ये दो चीज़ें जो आपके संघवाद के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जो है आदर्श संघवाद के बारे में भी आपने देखा कि आदर्श संघवाद होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। आदर्श संघवाद के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। पहला तो मैंने बताया था आपसी जो आपकी सहमति, और दूसरा जो आपकी क्या बताया था मैंने आपको, आपसी भरोसा, है ना। तो आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, यानी आपस में सहमति हो जाए कि हम साथ रहेंगे। तो एक तो सहमति जरूरी है और एक आपसी भरोसा जरूरी है। अब बात आती है अपने यहाँ पर आज की जो चीज है वो है कि आपके संघीय शासन व्यवस्था के गठन के कितने तरीके हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन कितने तरीकों से होता है। तो देखो, मोटे तौर पर अगर हम बात करें, चर्चा करें, देखें तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का को साथ ला करके संघ का निर्माण करना। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ ला करके संघ का निर्माण करना। यानी कहने का मतलब ये भी है कि दो या दो से अधिक राज्य साथ आकर के और संघ का निर्माण कर सकते हैं, हाँ, संघ का निर्माण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए एक संघ का निर्माण कर लेते हैं और संघात्मक शासन को कुछ शक्तियां ये राज्य अपने यहाँ से दे देते हैं, ताकि संघात्मक राज्य क्या करे, संघ सरकार क्या करे, उनकी सुरक्षा का दायित्व निभाए, उनके जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उन विषयों की देखरेख करें और राष्ट्र अपनी जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। जैसा इसका उदाहरण देखें आपके, तो इसका उदाहरण आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है आपके। स्विट्जरलैंड के अलावा देखो आपके ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसी प्रकार का एक उदाहरण आपके। तो ये उदाहरण आपके अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में देखो आपके यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उनसे स्वतंत्र होने के बाद में इन राज्यों को ये भय हुआ कि दोबारा यूरोपीय शक्तियाँ क्या कर सकती हैं, उन पर अधिकार कर सकती हैं, उन पर आक्रमण करके अधिकार कर सकती हैं। इसलिए उत्तरी अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों ने जो स्वतंत्र थे, अपने अपने स्वायत्ता प्राप्त की, उन्होंने यूरोपीय राज्यों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। उन राज्यों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया और उस संघ को निर्माण करके वहां पर दो स्तर की सरकारें बन गई, एक तो संघीय सरकार और एक प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार। जो राज्यों की अपनी स्वतंत्र सरकारें पहले से थी और उन्होंने सबने मिलकर के एक दूसरी नई सरकार का गठन और कर लिया जो सबके ऊपर शासन करने वाली थी। इसको केंद्र सरकार कहा गया। इस केंद्र सरकार को इन राज्यों ने कुछ शक्तियां दे दी। कौन शक्तियां? राष्ट्रीय महत्व की, सभी राज्यों की सुरक्षा बनाए रखने के महत्व की, जिसमें यह सरकार क्या कर सकती थी, सभी राज्यों की सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ इन राज्यों की सुरक्षा से और विकास से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है, अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं, वो ले सकती है या ले सके। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राज्य ने केंद्र सरकार को शक्तियां दी है और राज्यों ने मिलकर के केंद्र सरकार का गठन किया है। इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में शक्तियां कम होती है, राज्यों के पास में केंद्र सरकार की तुलना में ज्यादा शक्तियां होती हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपके इसी का उदाहरण है, जिसमें आपके 50 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के क्या कर लिया, एक संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देश का निर्माण कर लिया। इसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की तुलना में उसको उतनी शक्तियां नहीं है जितनी राज्यों को है। राज्यों की तुलना में कहने का मतलब राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के पास में शक्तियां कम है। तो ये जो तरीका है आपके संयुक्त राज्य का अमेरिका का, वो आपके कौन सा है? पहले वर्ग वाला है, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र
राष्ट्र थे अमेरिका के स्वतंत्र राष्ट्र ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक नए राज्य का निर्माण कर लिया, एक बड़े विशाल राज्य का, एक संघात्मक राज्य का निर्माण कर लिया। दूसरा, बड़े देशों द्वारा या बड़े राज्यों द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रख करके और फिर संघ का निर्माण करना। इसका उदाहरण भारत, इसका उदाहरण कौन सा है, आपके बाहर दे सकते हैं आप, भारत, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका था, राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका भारत। भारत क्या है, बड़ा देश था, विशाल देश था, और बड़ा देश होने के कारण यहाँ पर विविधताएं पाई जाएगी, अलग अलग प्रकार की अलग अलग विविधताएं पाई जाएगी। भाषा के आधार पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। धरातल के आधार पर भी देख सकते हैं आप, भारत के जो आपके पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, पूर्वी भाग जो आपके भारत के मैदानी भाग है, नदियों के मैदान है ना, दक्षिण का भाग पठारी भाग है, और उत्तरी भाग जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार धरातल के आधार पर भी इसमें विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है। तो ऐसी जो विविधताएं हैं उनको केवल अलग अलग विविधताओं को अकेले केंद्र सरकार नहीं संभाल सकती। आपने बेल्जियम में देखा, छोटा सा देश है, वहां पर विविधताएं होने के कारण केवल जो आपके संघात्मक केंद्र सरकार द्वारा एकात्मक रूप से शासन चलाना वहां पर संभव नहीं हुआ, वहां पर भी संघात्मक शासन की स्थापना करना जरूरी हो गया। तो भारत तो एक विशाल देश है, और इसमें तो जो है आपके क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ भाषाई, सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पान, ये सभी जो विविधताएं हैं वो पाई जाती है। तो इस प्रकार एक बड़ा देश क्या करता है, अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रख करके और फिर राज्यों का गठन कर लेता है, राज्यों का गठन कर लेता है, और उसमें जो शासन की शक्तियां हैं वो 2 या 3 स्तरों पर सरकारों में बढ़ जाती हैं, केंद्र सरकार में और प्रांतीय सरकारों में। केंद्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार को दे दिए जाते हैं और प्रांतीय विषय के महत्व प्रांत सरकार को दे दिए जाते हैं। तो भारत में भी ऐसा हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद उसके सामने जो आपकी विविधताएं थी, विविधताओं को बनाए रखने के लिए भारत ने भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, और केंद्र और राज्यों के लिए जो आपकी अलग अलग स्तर की सरकारें बना दी गई, और संविधान में इन सरकारों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। हालांकि देखो आपके ऐसी व्यवस्था में केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, राज्यों के पास शक्तियां कम होती है। ये जो ऊपर वाली थी उसमें राज्य सरकारें अधिक शक्तिशाली होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में कमजोर होती है, और नीचे वाला जो आपके बड़े राज्यों देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रख करके फिर संघ का निर्माण करना, इस व्यवस्था में केंद्र सरकार की राज्यों की सरकारों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है। अर्थात केंद्र सरकारों के पास में अत्यधिक शक्तियां होती है, राज्य सरकारों के पास में शक्तियां कम होती है। इसमें भारत आ गया, बेल्जियम आ गया, बेल्जियम, स्पेन आ गया, ये आ गया, हाँ। तो ये ऐसे उदाहरण है जिनमें आपकी क्या पाई जाती है, साथ रह करके, इसको ये भी कह सकते हैं साथ रह करके संघ का निर्माण करना। एक बड़े राज्य द्वारा या बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में करके और संघ का निर्माण करने का मतलब हो गया कि साथ रह करके संघ का निर्माण करना, क्योंकि एक बड़े देश के सभी राज्य पहले से प्राचीन समय से साथ रह रहे थे, और अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको जो आपके उनकी जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को ध्यान में रख करके क्या कर दिया गया, उनको अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया, उनको अलग अलग प्रांतों को अपने अपने प्रांतीय विषय दे दिए गए, ताकि अलग अलग प्रांतों की जो विविधताएं हैं उनके अनुसार सरकारें क्या करती रहे, शासन का काम करती रहे। तो मैंने ये बताया कि इस दूसरे रूप में केंद्र सरकार जो होती है ताकतवर होती है किनकी तुलना में, राज्यों की तुलना में, और पहला रूप होता है उसमें केंद्र सरकार है जो आपके राज्यों की तुलना में कम ताकतवर होती है, अर्थात यहाँ पर राज्य सरकारें ताकतवर होती है किसकी तुलना में, केंद्र सरकार की तुलना में। तो ये व्यवस्था आपके यहाँ पर पाई जाती है, किसमें, संघात्मक शासन व्यवस्था में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के 2 तरीके हैं जिनके आधार पर संघ का निर्माण किया जाता है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि जो है साथ आकर के राज्यों का संघ का निर्माण करना, जिसमें 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र क्या करते हैं, साथ आकर के संघ का निर्माण करते हैं। तो साथ आकर के संघ का निर्माण करना, दूसरा साथ रह करके संघ का निर्माण करना। अब आती है आपकी संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, देखो भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में भारत में संघीय व्यवस्था
भारत में संघीय व्यवस्था। तो देखो एक बार मैं फिर वापस पीछे बेल्जियम और श्रीलंका की ओर चलता हूँ। आपने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में भी जो आपके क्षेत्रीय विविधताओं के कारण टकराव उत्पन्न हो गया, चाहे भाषा की विविधता हो, चाहे आपकी जाति विविधता हो, चाहे आपके क्षेत्रीय विविधता हो, इन विविधताओं के आधार पर वहां पर टकराव उत्पन्न हुआ। तो बेल्जियम में भाषा के आधार पर विवाद उत्पन्न हुआ था, और श्रीलंका में भी जो आपके तमिलवासी और शहरीवासी जो लोग थे उनमें भी जो भाषा के आधार पर टकराव उत्पन्न हुआ था। तब आपके बेल्जियम में भी लोग क्या करते थे, स्थानीय जो सरकार लोग हैं वो स्थानीय जो शक्तियां हैं या स्वतंत्रता है वो चाहते थे कि उन्हें स्वायत्तता मिले और स्थानीय स्तर के या स्थानीय विषय हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें मिले। श्रीलंका में भी तमिल यही चाहते थे कि उनका जो है तमिल राज्य बनाया जाए और उनको जो है अधिकार दिए जाए। तो आप देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें भी जो आपके एकात्मक शासन चलना संभव नहीं है। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ तो बहुत प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, और इतनी विशालता और विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं में आपकी भाषाई विविधताएं मिलेगी, आपके भारत में धार्मिक विविधताएं मिलेगी, भारत में धार्मिक विविधताओं के अलावा क्षेत्रीय विविधताएं मिलेगी, आपके क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ आपके धरातलीय विविधताएं मिलेगी। तो ये सब प्रकार की विविधताएं जो यहाँ पर पाई जाती है। इन विविधताओं के कारण जरूरी है कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था की गई है, अपने यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की संघात्मक व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? संघात्मक व्यवस्था की गई है। अपने यहाँ पर संघ शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो देखो संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की बात करने से पहले अपन इसकी स्वतंत्रता के समय की बात करते हैं। जब भारत जो आपके स्वतंत्र हुआ था उससे पहले रजवाड़ों में बटा हुआ था, राजाओं का राज्य था। फिर अंग्रेजों ने वहां पर अधिकार कर लिया, और अंग्रेजी शासनकाल के समय भी दो प्रकार के राज्य थे। एक तो वे राज्य जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, या वे बाहर जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे जहां पर अंग्रेज शासन करते थे। दूसरे वे क्षेत्र थे जो आपके यहाँ के देसी राजा थे, वही राज्य कर रहे थे। हालांकि देसी राजाओं पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का। देसी राजाओं के शासन पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन शासन कौन कर रहे थे? देसी राजा कर रहे थे। तो रियासतें थी जिनको रजवाड़े कहा जाता था। देसी राजा शासन कर रहे थे, उस राजा के एक शासन के क्षेत्र को रजवाड़ा कहा जाता था। ऐसी व्यवस्था भारत में थी। लेकिन उसके बाद में भारत को स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में क्या हो गया? आपके दुग्ध विभाजन हुआ। दुग्ध यानी दुग्धदायी, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत में क्या हो गया? विभाजन हो गया। इस विभाजन का एक दूसरा पक्ष होता हानिकारक क्या कि इस ये विभाजन है रक्त रंजित हुआ, अर्थात सांप्रदायिक दंगे हुए, और सांप्रदायिक दंगों के कारण जो आपके रक्त बहा, अपने लोगों ने अपने लोगों का क्या किया? खून बहाया। तो रक्त रंजित जो है आपके विभाजन हुआ, और इस विभाजन के साथ ही भारत आजाद भी हुआ। आजादी के कुछ समय बाद अनेक रजवाड़े भारत में क्या हो गए? विलीन हो गए। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तब पूरे भारत में लगभग आपके 600 के लगभग रियासतें थी जिनमें राजा राज्य करते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये रियासतें क्या होगी? भारत में विलीन हो गई, भारत में मिल गई। तो उनको भी जो आपके पहले राज्य थे वो विशाल थे, और उसके अलावा वो रियासतें और मिल गई। तो उनको या तो उनका अलग राज्य बनाना था, या फिर उनको उन राज्यों में किस राज्य में किस क्षेत्र को मिलाया जाए ये भी जरूरी था। तो ये सब बातें आपके विचारणीय थी। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित किया है। क्या कि भारत एक राज्यों का संघ है। देखो यहाँ पर दो बात होती है। भारतीय संविधान में देखो आपके भारत को क्या किया गया? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ घोषित किया है। एक बात है कि भारत एक संघीय राज्य है, ऐसा नहीं कहा गया। ये बात नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत एक संघीय राज्य है, या भारत में संघात्मकता है, या भारत में संघवाद है। संघवाद शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कही गई है। भारतीय संविधान के अध्याय 1 में भारत के ऊपर क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है।
भारतीय राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और सभी आपके संघीय व्यवस्था के साथ रहकर वाले सिद्धांत को यहाँ पर अपनाया गया है, क्योंकि सभी राज्य पहले क्या रहते हैं, साथ रह रहे थे, पूरे इस भारत के ही क्षेत्र के हो, तो साथ रह करके जो आपके संघ की का निर्माण करने वाली व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि पीछे आपने जो है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी। कितनी विशेषताएं पढ़ी थी आपने? 7 विशेषताएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? कि यहाँ जो आपके संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है, अलग अलग स्तर की सरकारें जो है आपके एक ही नागरिक समूह पर शासन व्यवस्था करती है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार जो होते हैं आपके संविधान द्वारा बटे हुए होते हैं, संविधान में उनका वर्णन होता है स्पष्ट रूप से, संविधान के मौलिक जो प्रावधान होते हैं उनमें एक स्तर की सरकार किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा अदालतों को जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा देखो आपकी वित्तीय स्वायत्ता जो होती है आपकी निश्चित होती है, और प्रत्येक जो स्तर की सरकार होती है उसके लिए वित्तीय जो आय के स्रोत है वो अलग अलग होते हैं, अपने अपने स्रोत होते हैं। इसके अलावा हमने 7वीं विशेषता ये बताई थी कि जो है आपके संघीय व्यवस्था के 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, और एक जो है आपके देश की विविधताओं को बढ़ावा देना। देश की जो विविधताएं हैं उनको बनाए रखते हुए उनको बढ़ावा देना, ये 2 उद्देश्य बताए थे आपके। तो ये आपके 7 जो विशेषताएं थी, विशेषताओं को देखें तो संविधान ने मूल रूप से भारत में 2 स्तरों की सरकारों का गठन किया है। कितने स्तरों की सरकारों का गठन किया है? 2 स्तरों की सरकारों का गठन किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार और राज्य सरकार। तो संघ सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं, भारत सरकार कहते हैं, जो पूरे देश में शासन का कार्य करती है, और राज्य सरकारों को हम यहाँ पर राज्य सरकार ही कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार ही कहते हैं। तो ये व्यवस्था होती है। केंद्र सरकार का काम क्या होता है? पूरे देश के जो महत्वपूर्ण के विषय होते हैं, पूरे देश के महत्व के विषय हैं, उन विषयों का प्रतिनिधित्व करिए और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करिए, यानी पूरे देश पर शासन करिए संघ सरकार। संघ सरकार पूरे देश पर शासन करिए। और प्रांतीय सरकार है वो केवल अपने प्रांत विषय, जैसे राजस्थान की सरकार केवल राजस्थान क्षेत्र में ही शासन करती है, जबकि भारत सरकार हमारी केंद्र सरकार है वो पूरे भारत पर शासन कर रही है। इसके बाद में 1992 में पहले बताया था हमने, 1992 में थे करवा और 74 ये 2 संविधान संशोधन हुए। कब हुए? 1992 में। और इन संशोधनों के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई कि तीसरे स्तर की सरकार होगी। इन संशोधनों से क्या व्यवस्था हुई? स्थानीय सरकार की। इस प्रकार अपने यहाँ पर शासन के कितने स्तर हो गए? 3 हो गए। पहला केंद्र सरकार, दूसरा प्रांतीय राज्य सरकारें और तीसरी स्थानीय सरकारें हो गई। तो 3 स्तरों की जो अपने यहाँ पर व्यवस्था की गई है, 3 स्तरीय जो आपकी व्यवस्था है। तो देखो आपके संविधान में देखो आपके स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि अलग अलग स्तर की सरकारें अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगी, और इनके विशेष क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। और संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के जो अधिकार है उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। कितनी सूचियों में बांटा गया है? 3 सूचियों में बांटा गया है। कितनी सूची में किया गया है? 3 सूची में किया गया है। 3 सूचियां। पहली सूची आपके संघ सूची, संघ सूची को हम क्या करते हैं? कई बार जो सूची में बड़ी आती है, हमेशा बड़ी आती है संघ सूची, जिसको हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, संघ सूची है। दूसरी आपके राज्य सूची, और तीसरी आपके समवर्ती सूची। इसमें 97 विषय हैं, इसमें आपके 66 विषय हैं, इसमें 47 विषय हैं, विषय जिन पर कानून बनाने का कार्य करते हैं। यानी संघ सूची पर 97 विषय हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं? जैसे आपके विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार व्यवस्था है, रेलवे है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जो आपके विषय हैं वो
297 विषय संसूची में रखे गए हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का केवल और केवल जो अधिकार है वो आपको संघ सरकार को है। किसको है? संघ सरकार को। यानी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेना या नियम बनाने का अधिकार जो आपको किसको दिया गया है? संविधान द्वारा संघ सरकार को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो केंद्र सरकार इन विषयों पर जाके कानून बना सकती है। दूसरा आपके राज्य सूची है। राज्य सूची में 97 विषय हैं। 97 विषय कौन कौन से हैं? देखो जैसे आपके पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, पुलिस है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस व्यापार वाणिज्य, ये इस प्रकार के जो विषय है स्थानीय महत्व के वो विषय आते हैं और इन्हें 66 विषयों पर प्रशासन करने का कार्य जो है राज्य सरकार का होता है। राज्य सूची के जो 66 विषय हैं उन पर शासन करने का कार्य किसका होता है? राज्य सरकार का। यानी इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है। राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून नहीं बनाती। विशेष परिस्थितियों में हालांकि जो है आपकी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वैसे राज्य सरकार ही कानून बनाती है। फिर आपके समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। जैसे आपके वन है, मजदूर आदि से संबंधित आपके संघ आ गए, मजदूर संघ आ गए, मजदूर से संबंधित आपके प्रावधान करना है, या फिर जो आपके विवाह है, गोद है, विवाह गोद लेना, इन प्रकार के जो नियम है उन नियमों से संबंधित आपके समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। इन विषयों पर कानून निर्माण करने का कार्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का है। इन विषयों पर कानून निर्माण करने का कार्य कौन करती है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। किस पर? समवर्ती सूची के विषय पर। अब बात यहाँ ये प्रश्न उठता है कि दोनों सरकारें अगर किसी एक विषय से वन है या विवाह है, विवाह संबंधी अगर कानून बनाए और दोनों का कानून विरोधी हो तो क्या होगा? दोनों का लागू हो जाएगा। हम किसका कानून मानेंगे? कि विवाह संबंधी मामलों कोई कानून है या वन संबंधी कोई कानून है? केंद्र सरकार अलग नियम बना रही है, राज्य सरकार उसका उल्टा बना रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि वनों का में जो है आपके आम नागरिकों का प्रवेश करना वर्जित है। राज्य सरकार कहती है कि आम नागरिक वनों में जो आपके जो व्यवसायिक है ना बाजार उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो ला सकते हैं, बेच सकते हैं। गोंद है, इस प्रकार की जो आपके शहद है, इस प्रकार के ला सकते हैं। तो बताओ आप जाओगे कि नहीं जाओगे? दुविधा हो जाएगी। ऐसे में जो है हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें किसी एक विषय पर कानून बनाए, केंद्र और राज्य सरकारें किसी एक विषय पर कानून बनाए और दोनों के कानून अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। किसका लागू होता है? केंद्र सरकार का। संघ सरकार का नियम ही लागू होता है, राज्य सरकार का लागू नहीं होता है। तो हमें जब समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनता है, दोनों विरोधी होते हैं, तो हमें संघ सरकार के कानून का ही पालन करना होता है। राज्य सरकार का कानून स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपके क्या किया गया है? अधिकारों का बंटवारा सरकारों के संविधान द्वारा सरकारों में किया हुआ होता है और इस बंटवारे के आधार पर अलग अलग स्तर की सरकारें अपने अपने आधार पर क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। अब देखो आपकी एक प्रश्न है आएगा कि मान लो कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा विषय है जो विषय जो है आपके ऊपर वाले किसी सूची में नहीं आया हो। ऊपर 3 सूचियां बनाई, उन तीनों सूचियों में नहीं आया हो। या ऐसा देखें कि उस समय ऐसा कोई विषय नहीं था जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय ऐसा कोई विषय नहीं था और अब वो विषय हमारे सामने है, तो उस पर कानून कौन बनाए? तो देखो आपके जैसे उदाहरण लेते कंप्यूटर विषय है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसे जाता है ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये जो है पहले नहीं था, अब ये विषय बन गया। तो इस विषय के बारे में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं वो मर्जी करने लग जाएगी, कोई कानून नहीं होगा। तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिस कानून के द्वारा इन कंपनियों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए।
या ऐसी कोई व्यवस्था हो माने जिसके अनुसार ये कंपनियां काम करें, नहीं तो ये मनमर्जी की रेट लागू कर देगी, मनमर्जी के मूल्य निर्धारित करेगी, मनमर्जी से जो आपके मजदूरों से काम कराएगी, अपने यहाँ पर मनमर्जी से उनको बेचेगी, मालूम होगी, बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कोई विषय नहीं आ जाते हैं तो उन पर नियम बनाने का, नियंत्रण करने का, उनका नियमन करने का अधिकार किसका है। तो देखो हमारे यहाँ पर संविधान में एक व्यवस्था की गई है अवशिष्ट शक्तियां। क्या व्यवस्था है? अवशिष्ट शक्तियां। यानी अवशिष्ट का मतलब बची हुई, यानी जो विषय बच गए, जैसे सॉफ्टवेयर उस समय नहीं था लेकिन वर्तमान में आगे तो ये बच गया, तीनों सूची में नहीं अलग है। तो ऐसे जो विषय बच गए उन विषयों पर जो आपके संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इन विषयों पर कानून कौन बना सकती है? संघ सरकार बना सकती है। तो ये अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी है जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हुई या समय के अनुसार अब उस समय विद्यमान नहीं थे विषय, आज सामने आ गए हमारे, तो उन विषयों पर कानून बनना चाहिए। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है, तो ऐसे विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संघ सरकार को दिया गया है। तो आपने देखा कि केंद्रीय सूची तो आपकी संघीय सूची थी, संघ सूची में भी 97 विषय दिए गए केंद्र सरकार को, इस प्रकार उसको शक्तिशाली बनाया गया। राज्य सूची से ज्यादा विषय। अवशिष्ट शक्तियों जो आपके फिर था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। दोनों सरकारों को है कानून बनाने का अधिकार, लेकिन जब दोनों के कानून, केंद्र के राज्य सरकार के कानून विपरीत हो, विरोधी हो, तो संघ सरकार का, केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। इसका मतलब 47 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का ही है। और फिर जो है आपके समवर्ती सूची, आपकी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों पर भी जो है आपके कानून निर्माण का भी अधिकार किसको है? आपके संघ सरकार को ही है। तो इस प्रकार संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये व्यवस्था आपकी किसमें की गई है? अपने यहाँ पर बताया था मैंने संघवाद में कि साथ रह करके संघ का निर्माण करने वाली स्थिति है और इसमें ऐसी ही व्यवस्था पाई